हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बुनियाद बैच के अंदर आज हम बात करने वाले हैं आपकी पॉलिटी क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है, जिसमें आउटकम एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी लास्ट चैप्टर है आपका। इसके बाद आपका कल से लेकर 2 दिन तक आपको रिवीजन एंड टेस्ट क्लास जो है वह लाइव मिलने वाली है। कल आपका 12 बजे से क्लास होगा, ठीक है। 1 बजे नहीं आएगा सेशन, 12 बजे होगा जो कि लाइव होगा, जिसमें कि आप क्लास आई थिंक 6 एंड 7 का रिवीजन क्लास आपका हो चुका था। 8, 9 एंड 10 का जो रिवीजन क्लास है वह आपका बच रहा है। सो जैसे ही हमारा आज का चैप्टर ये कंप्लीट होता है, उसके बाद कल हम बात करेंगे इन तीनों क्लासेस के आपके रिवीजन पर और टेस्ट पर, और उसके बाद फिर एक रिवीजन के बाद हमें ऑल ओवर 6 to 10 के बाद हमें फोकस करेंगे हम क्लास 11 के चैप्टर्स पर। सो अभी तक हमने पॉलिटी के काफी सारे जो एस्पेक्ट्स है, काफी सारे टॉपिक्स है, काफी सारे ऐसे मेंस एंड पीटी को लेकर जो एक इंटीग्रेटेड आपकी अप्रोच होनी चाहिए उस पर हमने बात की। आज एक लास्ट आपका छोटा सा टॉपिक है जिसमें कि हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स कि आखिर एक डेमोक्रेसी में क्या परिणामों की उम्मीद हमें करना है। जब हम इस तरह के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो इससे हमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफी कुछ इंसाइट्स मिलते हैं। आउटकम्स में हम बात करते हैं कि अगर इंडिया या फिर बाकी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनसे क्या आखिर जो सिटीजन्स हैं वे क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट से। एंड चैलेंजेस में हम बात करेंगे कि अभी अगर आज भी अगर 1/4 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है वह नहीं अपनाया है, उनके सिस्टम ने, उनके गवर्नमेंट सिस्टम में अगर डेमोक्रेसी के अलावा दूसरा फॉर्म अपनाया है, वह ऐसा क्यों है आखिर, और क्या ऐसे चैलेंजेस हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को तो क्या चैलेंजेस है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। शुरू करते हैं। तो देखिए आपका 6 to 10 जो है वह हो चुका है एक तरह से। तो आज जो है बच्चों वह आपका लास्ट क्लास है, लोकतांत्रिक राजनीति है ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 का सबसे लास्ट वाला चैप्टर करने वाले। इसके बाद हम बहुत ही अच्छे आपके 11 एंड 12 के जो सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं। सो ठीक है, यहाँ तक का आपका हो गया कवर। अब हम चलते हैं आगे और आज हम बात करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमने जाना, इस पूरे टॉपिक में हमने जाना पॉलिटी क्लास 10 के पावर शेयरिंग जो है वह क्या होती है, किस तरीके से सत्ता की साझेदारी है, क्या फेडरलिज्म में एक इसका ही रूप है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को हमने समझा कि आखिर किस तरह से जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, विविधताएं होती है एक समाज में, उसको कैसे एडजस्टमेंट, कैसे सभी जो कम्युनिटीज है, कास्ट है, डाइवर्सिटी, कैसे उसके बीच में एक अकोमोडेशन जो है वह डेमोक्रेसी लेकर आती है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की भी हमने बात की कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जेंडर बायस्ड होना कास्ट या रिलीजन को लेकर सबसे आसान तरीका होता है। पॉपुलर स्ट्रगलर मूवमेंट की कल हमने बात की, पॉलिटिकल पार्टीज की हमने बात की। एक टॉपिक जो आपके इसमें रह गया था कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस एंड रिफॉर्म की बात करें तो वो क्या होंगे, उस पर मैं अभी शुरुआत में हम एक टॉपिक उसका पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे आउटकम्स पर एंड चैलेंजेस पर। ठीक है, क्लियर है। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र, विविधता, जाति, धर्म, लैंगिक मसले, जनसंघर्ष, राजनीतिक पार्टी, लोकतंत्र के परिणाम, चुनौतियां, ये रहे हमारे आज के टॉपिक्स। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आई होप आप समझ गए। चलिए सो शुरू करते हैं। सो सबसे फर्स्ट देखो आखिर इस ये जो चैप्टर है, अच्छा चैप्टर के पहले एक और आपका टॉपिक है ना, ठीक है। चैप्टर के पहले आपका जो टॉपिक है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, लास्ट हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वह जरूरत क्यों है, ताकि एक डेमोक्रेसी में लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक बड़े लेवल पर हो और हमारे पास कोई ऐसी पार्टी हो या फिर हमारे पास ओवरऑल कोई ऐसी एंटिटी या इकाई हो जिसे हम कोस सके, ठीक है, जिससे हम शिकायत कर सके, जिसे हम प्रेस कर सके, जिसकी हम प्रशंसा भी कर सके। और साधारणतः जो लोग डेमोक्रेसी को नहीं जानते, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते, वह एज अ पॉलिटिकल पार्टी ही सरकार कहते हैं उसको, उसी को ही गवर्नमेंट जो है वह समझ लेते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में भी पॉलिटिकल पार्टी मतलब सरकार, ठीक है, इसकी सरकार, उसकी सरकार। और यहां पर हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वह 2 तरह की होती है, एक तो है आपका नेशनल, ठीक है, और दूसरा है आपका स्टेट या फिर जिसको हम रीजनल भी कह देते हैं। नेशनल के लिए लास्ट हमने देखा था कि अगर कोई पार्टी चाहती है कि वह नेशनल लेवल की पार्टी बने तो उसके लिए क्या कंडीशन थी कि वह लोकसभा में 4 सीटें और 6% वोट, लोकसभा में नंबर ऑफ जो है वह 4 सीट जो है इसको कम से कम हासिल हो, एंड 6% ऑफ टोटल वोट, तो वैलिड वोट है ना, 6% जो है उसको वैलिड वोट का मिले।
और ठीक यही कंडीशन हमने देखी थी एक स्टेट या रीजनल की जो पार्टी है, रीजनल या क्षेत्रीय पार्टी हम जिसको कह सकते हैं, उसके होने के लिए क्या कंडीशंस है। तो एटलीस्ट आपको विधानसभा में आपने 2 सीट जो है वह हासिल कर ली हो एंड 6% ऑफ जो आपका वैलिड वोट है ये आपने हासिल किया हो। सो ये था आपका नेशनल एंड जो स्टेट या फिर रीजनल पार्टी है। अब इसके आगे हम चलते हैं और हम बात करेंगे इसमें कि जब हम देखो पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों, क्योंकि लोगों की एक जो आम सहमति, जब हम 140 करोड़ हो गए हैं तो ऐसे में एक आम सहमति, एक जो ग्रुपिंग करना ओपिनियन का वह पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक पार्टी क्या करेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट का काम होता है कि लोगों के बीच में कम से कम कुछ तो ऐसा एक मिडिल जो पाथ है वह होगा जिस पर कि वह सभी की कंसेंट, सभी की जो सहमति है वह बना ले। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, आपके लिए अकाउंटेबल हो, आपके लिए वर्क करे, इसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए होती है। क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वह क्या कर रहा है बच्चों, वह केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, केवल अपने लोकलाइट जो एरियाज है उसके लिए केवल अकाउंटेबल है, ऑल ओवर द कंट्री नहीं है, पूरे देश के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, पूरे देश के लिए अगर एक पार्टी हो गई ना तो वो पार्टी जरूर है, वो जरूर अवेलेबल है कि आप उसको लेकर अपने स्टेट में भी अगर वो पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है तब आप उसके लिए बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। अब आगे देखो इसमें कि अगर हम बात करें कि वर्तमान में अगर विदाउट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के सभी देशों में है। ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो जो भी वहां पर राजनीतिक दल बने हुए हैं बट हैं, है ना। तो अभी देखो आज जो मैं बात कर रही हूं अब कि पॉलिटिकल पार्टीज के मेन हमें समझना है कि आखिर इसके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, चुनौतियां जो है वह क्या क्या हैं, और सेकंड हमें इसमें देखना है कि आखिर इसमें रिफॉर्म जो है वह कैसे हो सकता है। ठीक है, रिफॉर्म्स की बात करेंगे, सुधार की बात करेंगे, रिफॉर्म एंड सुधार की बात करेंगे। सो सबसे फर्स्ट देखो, सबसे पहली चुनौती जो है वह क्या हो गई कि लोकतंत्र में पार्टी है, ध्यान से सुनना इस बात को, एक लोकतांत्रिक सरकार में, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पार्टी के अंदर जो है वह डेमोक्रेटिक तरीके नहीं अपना रहे। तो पहली बात क्या हो गई कि पार्टी के भीतर जो है वह लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, पार्टी के अंदर जो है वह लोकतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी जो भी वहां पर मिनिस्टर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, सबसे पूछकर, सबकी एक सहमति, कंसेंट को लेकर ही कोई डिसीजन लिया जा रहा है, बल्कि आपको पता है कि ऑटोक्रेसी भी चलती है पार्टी के अंदर, किसी एक व्यक्ति की भी चलती है, ऐसा भी होता है, ठीक है, वही सारे डिसीजंस जो है वह ले रहा है पार्टी की तरफ से। तो क्या पार्टी के अंदर जो है वह डेमोक्रेसी है, या जो डिसीजन लिए जा रहे हैं क्या उनका तरीका जो है डेमोक्रेटिक है, नहीं है। तो ये एक चैलेंज हो गया, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ, हैक मत समझ लेना, इट्स अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी के जो भीतर है वह लोकतंत्र नहीं है। अब सेकंड देखो, ये तो आप समझ गए कि क्यों नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वह एक टॉप लीडर के पास है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ, जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि केंद्रीकरण की बात करते हैं, ठीक है, तो सत्ता का जो केंद्रीकरण है, डिसीजन लेने का जो केंद्रीकरण है, वह किसी एक टॉप अथॉरिटी के पास है, एक जो बड़ा नेता है उसके पास है। मान लीजिए एक पार्टी में जो एक जिस नेता की चल रही है वही सारे डिसीजंस ले रहा है, उसको बाकी किसी से नहीं पूछना है। तो ये सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड है इसमें बच्चों, ठीक है, और देखो ना तो इसमें प्रॉपर तरीके से मीटिंग हो रही है कि आपस में सभी की जो बात है वह सुनी जाए, और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह से इंटरनल जो इलेक्शंस हैं वह होते हैं। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटिक तरीका नहीं अपनाया जाता, पहली बात। सेकंड हो गया, डायनामिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, ठीक है, वंशवाद की चुनौती। ये तो हो गई आपकी पहली बात, फर्स्ट। सेकंड इसमें क्या है, सेकंड जो तरीका हो, सेकंड जो इसका चुनौती हम कहें, चैलेंजेस हम कहें, डायनामिक सक्सेशन, डायनास्टिक, नॉट अ डायनामिक, dynastic succession is related to the first one,
वंशवाद की चुनौती। ठीक है, वंशवाद, मान लीजिए एक ही पार्टी की सरकार, एक ही पार्टी में एक ही जो परिवार, जैसे आप परिवारवाद भी कह लेते हैं, बॉलीवुड में भी हम इसकी बात करते हैं, नेपोटिज्म एंड बाकी सबकी। तो बच्चों वंशवाद की जो चुनौती है कि भाई क्या एक ही फैमिली जो है वह योग्य है या फिर और भी लोगों का जो फेस है वह होना चाहिए। तो वंशवाद की जो चुनौती है वह एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम अपने देश को रिपब्लिक कहते हैं, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हम उन्हें चुनते हैं, है ना, एक तरह से भले तरीका इनडायरेक्ट है लेकिन वह सिलेक्टेड पहले से नहीं है। ठीक है, उन्हें लोगों के द्वारा या फिर लोगों ने जिन लोगों को चुना है, हमारे उन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही हमने अपने प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वह किया है। तो जहां पर सत्ता का जो प्रमुख है, राज्य का जो प्रमुख है वह चुना हुआ हो, ऐसे में अगर वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह अगर वंशवाद के आधार पर चलेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में हमें नया लीडर, नई जो सोच है, नए जो तरीके हैं, जो नए तरीके से सोच सकते हैं, हमें कैसे मिलेंगे ऐसे लोग, है ना। सो ये एक जो प्रॉब्लम है वह हो गई। तीसरा जो इसमें एक प्रॉब्लम समझ में आती है, एक जो चैलेंज है जिससे निकलना चाहिए, वह क्या है, मनी एंड मस्कल पावर। ठीक है, मनी एंड मस्कल की जगह हम यहां लिख सकते हैं क्रिमिनल। तो आप देखते हैं बाहुबल का, धन बल का एंड जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, ठीक है, पैसा और अपराध, इसकी गठजोड़ हो जाना। चूंकि मान लीजिए किसी राजनेता को कोई काम करवाना है तो उसके लिए जरूरी है कि वह उस काम को अगर ताकत से करवा ले, वह उस काम को जोर जबरदस्ती से करवा ले, तो वह इस तरह की जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा, ऐसे लोगों से हेल्प लेंगे या फिर ऐसे लोगों से चुनाव प्रचार करवाना या बाकी लोगों के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है चुनाव लड़ने के लिए, उनसे वापस लेने के लिए कहना, खुद तो बोल नहीं सकते, तब क्या करेंगे बच्चों, ये इन अपराधियों का सहारा लेंगे। और अगर ये सोचो कि अगर ये अपराधी आपको सहायता करेगा तो कल आपसे टिकट क्यों नहीं मांगेगा। आपने नंबर ऑफ मूवीज ऐसी देखी होगी कि जिसमें आपको इस तरह से पैसा एंड अपराध, क्रिमिनल जो है उसकी गठजोड़ जो है वह राजनीति में देखने को मिलती है, पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। ठीक है, और वहां पर देखते हैं आप कि जिस तरीके से पहले वह हेल्प करेगा लेकिन बाद में उसको भी टिकट चाहिए, उसको भी आप पार्टी का मेंबर बनाओ, उसको भी आप कोई अच्छा सा पद, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट जो है वह दो। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वर्तमान में भी। ठीक है, तो मनी एंड क्रिमिनल जो एक हम यहाँ पर लिंक देखते हैं, ये काफी, क्योंकि बच्चों काफी शॉर्टकट है जो इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होते, चुनाव जीतने के लिए। इन द लास्ट क्या है, अंतिम मोक्ष इसमें होता है चुनाव जीतना, और फिर साम दाम दंड भेद जो भी तरीका अपनाया जा सके उसके द्वारा इस चीज को करने की कोशिश की जाती है। सो यहां पर तीसरा ये हो गया। अब देखो फोर्थ की हम बात करते हैं। चौथी जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वह किस चीज का है, वह है बच्चों मीनिंगफुल चॉइस का ना होना। मीनिंगफुल चॉइस का ना होना। देखो मेन चीज ये है कि जब हम देखते हैं कि एक लोकतंत्र में, एक लोकतंत्र सही वही होता है जिसमें लोगों का ना केवल पार्टिसिपेशन हो, लेकिन अगर आप उनसे पूछ रहे हो तो आप उन्हें ऐसी चॉइस भी तो दो, है ना। उनके पास एक ऐसी रियल चॉइस उनके पास होना चाहिए कि आखिर वह किसको देखना चाहते हैं, कौन उनके लिए डिसीजन लेगा, कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके लिए वह काम, उसको वह वोट कर सके। और जब लोगों को लगता है कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, तब हमारे यहाँ नोटा जैसे, नन ऑफ द अबव, आपने नोटा सुना होगा, नोटा का बटन भी हो गया ईवीएम में। तो यहाँ पर ये जो बटन है ये इसीलिए लगाया गया क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हमारे पास चॉइस ही नहीं है किसी को चुनने की, हम किसी को नहीं चुनेंगे। और हमें उस चीज का भी अधिकार है, अगर हमें वोट देने का अधिकार है, हमें अपनी सहमति देने का अधिकार है, हमें इस चीज का भी राइट है कि हम अपनी सहमति किसी को नहीं देंगे, हमें कोई भी पसंद नहीं है। तो यहां पर ये मीनिंगफुल चॉइस का ना होना, ये एक चैलेंज है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पूरे पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए। ठीक है, कि मीनिंगफुल चॉइस हमारे पास नहीं है। अब देखो आखिर इनको सुधारा कैसा जाए। ये तो हो गए हमारे चैलेंजेस, ये तो हो गई अधूरी बात। ठीक है, इस बात को हम पूरा करते हैं। इस बात को अब हम क्या करते हैं बच्चों, पूरा करते हैं कि अगर अभी तक हम देख रहे थे कि ठीक है चैलेंजेस हैं, आ गया समझ में, बट कोई तरीका भी तो होगा सुधार का, सुधार का कोई तरीका भी तो होगा, डेफिनेटली होगा, है ना, तरीका भी होगा। अब देखो इस तरीके में सबसे फर्स्ट तो है, सबसे पहला हम तरीके इसमें कह सकते हैं कि जो दल बदल होता है ना उसको रोका जा सके। आपको पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ भी आया और यहां से क्वेश्चन भी आया, दल बदल
यहाँ पर मैं स्टार लगा देती हूँ, आपको याद रहेगा क्वेश्चन आया था। ठीक है, दल बदल की अगर हम बात करें तो इसको कैसे रोका जाए, आया राम गया राम वाली जो कंडीशन है, डिफेक्शन, ठीक है, कि आपने थोड़े से समय के लिए, अपने त्वरित लाभ के लिए तुरंत जो है पार्टी बदल लेना कि अब जो है वह इस पार्टी की सरकार है, तो अपना जो दल है उसको छोड़कर उसमें शामिल हो जाना। तो इस तरह से राजनीतिक अवसर का फायदा उठाने के लिए एक जो मंत्री है एक को छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है ये लाभ अल्पकाल हो या दीर्घकाल हो, लेकिन इससे क्या है, एक जो अस्थिरता है सरकार की वह प्रभावित होती है। सो दैट्स व्हाई आपको पता होगा कि 10वीं अनुसूची जो है वह संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वह हुआ था, और उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ आया था कि अगर आप जो है वह दल बदलते हैं आपको अयोग्य करार दिया जाएगा, और अगर आपको फिर से अकेले लड़ना है, फिर से आप जो है वह बाई इलेक्शन वगैरह में खड़े हो जाओ। सो ये पहली बात हो गई दल बदल की। सेकंड क्या है बच्चों की, सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, याद रखना कि ब्लैक से जो कुछ भी लिखा है वो आपका क्या है, चैलेंजेस से कैसे आपको ओवरकम होना है, सुधार कैसे करना है। तो सेकंड है बच्चों की, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आपकी जितनी, आप अपना डिटेल दो, आप अपना पूरा जो ब्यौरा है, ठीक है, वो दो। तो एक जो डिटेल्ड फॉर्म है जिसमें कि आपको फिल करना होगा कि आपके पास कितनी संपत्ति, आपके परिवार में कितनी संपत्ति है, वो सारी बातें आपको बतानी होगी। इसका एक एफिडेविट जो है बनवाना होगा, पूरी डिटेल जो है आपको अपनी ऑल प्रॉपर्टी की देनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों कि जो इन्फ्लुएंस होता है ना मनी का एंड क्रिमिनल्स का, इसको रोकने के लिए जो इन्फ्लुएंस है, रिड्यूस द इन्फ्लुएंस मनी एंड पावर, मनी एंड क्रिमिनल्स वर्ड ज्यादा सही है। ठीक है, कि इस चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो निर्णय है वह दिया गया। थर्ड देखो, इलेक्शन कमीशन कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वह क्या करेंगी, अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगी ताकि हमें पता चल सके कि आपने कहां से कितना चंदा इकट्ठा किया है। तो इनकम टैक्स जो है वह फाइल करेंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया, फिल देयर इनकम टैक्स। थर्ड है बच्चों, रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, इसमें आंतरिक मुद्दे जो है उसको व्यवस्थित किया जाए। जैसे कि हमने यहां पर चैलेंजेस की क्या बात की थी कि पार्टी के अंदर जो है वह लोकतंत्र नहीं है, इसके अंदर जो है वह पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वह नहीं होता। सो रेगुलेट किया जाए इस चीज को, रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, फिफ्थ इसमें कहा जाता है कि भाई सभी का जो है वह एक तरह से इंक्लूजन हो सके। ठीक है, सभी को जो है वह पार्टिसिपेशन जो है वह मिल सके, सभी वोट दे सके, चुनाव लड़ भी सके, और इसमें जो लोग पीछे हैं वह भी आगे आए। और यहाँ पर बात होती है वुमेन्स की। ठीक है, कि मैंडेटरी किया जाए कि वुमेन्स को जो है वह 1/3, ठीक है, 1/3 जो सीट रिजर्वेशन है वह दिया जाए। आपको पता है, लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, गांव पंचायत में, ठीक है, इन सभी में जो है 1/3 सीट आरक्षण कर दिया गया फीमेल्स के लिए। लेकिन जब वही बिल लोकसभा के लिए आता है तो बिल 10 से 15 साल पड़ा रहता है। उसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है वही नहीं है, उस चीज को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा कि जो वुमेन्स है वह सत्ता में आए। और लास्ट हमने देखा था कि जब हमने वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की थी पॉलिटिक्स में, तब हमने जाना था कि महिलाओं के द्वारा, कुछ जो फेमिनिस्ट है उनके द्वारा इस बात को उठाया जाता है कि हमारे मुद्दों को तब तक अटेंशन नहीं मिलेगी जब तक हम कंट्रोल नहीं करते पावर पर, है तब तक हमें पावर कंट्रोल नहीं मिल जाता, सत्ता पर नियंत्रण नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसका रिफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा देखो 2 और तरीके हो सकते हैं इनसे हटकर, इन जो ये 4-5 तरीके हमने देखे, इनसे हटकर 2 तरीके और हो सकते हैं। एक तो तरीका है जिसे सामान्यतः लोग अपनाते नहीं है, एक तो तरीका है कि लोग प्रेशर बनाए कि नहीं भाई सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। ठीक है, लोग जो है वह सार्वजनिक टाइप की सभाएं करें,
टीवी डिबेट्स आप देखते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप देखते हैं, सरकार की आलोचना जो है वह सिटीजन्स के द्वारा की जा रही है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाए बच्चों कि दो तरीके और है जो जनरली अपनाए नहीं जाते। एक तरीका वो है कि लोग जो है वह सीधी आलोचना करें, सीधा सुधारने का प्रयास करें, और दूसरा तरीका क्या है, रास्ता दिखाओ और आगे भी हो जाओ। दूसरा तरीका ये है कि जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार हो, खुद आ जाओ पॉलिटिकल सिस्टम में, पार्टी को ज्वाइन करो, पार्टी को ज्वाइन करो और फिर देखो कि आप उस सिस्टम का हिस्सा होते हो या फिर उस सिस्टम को सुधारते हो। तो यहाँ पर ये जो दो तरीके हैं फाइनली जो सिटीजन्स के पास। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, कमीशंस बन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कह रहा है कि भाई किस तरीके से जो है पार्टी रिफॉर्म्स के लिए और इनमें सुधार के लिए जो है वह इनकम टैक्स आप फाइल करो, ताकि आप किसी से इस तरीके का जो चंदा एंड बाकी सारी चीजें आप ना ले सके, डोनेशंस, और उनके हक में आप नीतियां ना बना सकें। तो ये सारी बातें हो गई, आया समझ में। अब हम चलते हैं आगे और हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आउटकम एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटकम्स की, सबसे पहले हम बात करेंगे परिणामों की। अच्छा ये बताओ कि अगर हम डेमोक्रेसी में हैं तो उम्मीद क्या की जा रही है आपके, कि किस तरह के डेमोक्रेसी से जो है हमें आउटकम्स मिले, किस तरह के जो परिणाम है वह हमें डेमोक्रेसी के मिले। ठीक है, इस किस चीज की आप उम्मीद कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के जो परिणाम है उसका हमें मूल्यांकन कैसे करना है, 4-5 बातें हैं, हमें उसको समझना है। ठीक है, तो पहली बात क्या है बच्चों, पहली बात है, इसमें लिखवाती हूं कुछ टॉपिक्स, लेकिन पहले हम समझते हैं। अगर हम इन 4-5 बातों को समझ ले तो हम डेमोक्रेसी का जो मूल्यांकन है वह ठीक तरीके से कर सकते हैं कि क्या एक लोकतंत्र जो है वह क्या वह समानता का जो व्यवहार है उसको प्रमोट कर रहा है, क्या वह समानता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है, और इसमें आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल आप 13, 14, ठीक है, आप हम जब 14 से लेके 18 की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, तब आप इस चीज को लिख सकते हैं। आर्टिकल 14 to 18 आपका राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सेकेंड, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्या अच्छा ये बताओ, डेमोक्रेसी का मतलब है लोग, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोस एंड क्रेटिया, क्रेटोस से मिलकर बना है, अर्थात लोगों का शासन। तो जब हम इसका जो डेफिनेशन, इसका जो मीनिंग है वही है लोगों का शासन, तो क्या लोगों की जो डिग्निटी है क्या उस चीज को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की अगर हम गरिमा, डिग्निटी की बात करें तो क्या यहाँ पर जो व्यक्ति की गरिमा है वह बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, बनी हुई है, नहीं बनी हुई, लोगों की सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। तो ये इस आधार पर आप लोकतंत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कि अगर इससे फैसले में बेहतरी आती है तो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या जो आप निर्णय ले रहे हैं, निर्णयों में बेहतरी, ठीक है, क्या निर्णय की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है वो बढ़ रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एक ही व्यक्ति ऐसा डिसीजन ले ले जो 140 करोड़ लोगों पर लागू हो जाए और वो प्रभावित, जब इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में लोग प्रभावित होने हैं, तब एक व्यक्ति डिसीजन लेगा तो क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, उसमें क्या रिस्पॉन्सिव होगा, क्या वो कितना वैलिड है वो चीज, है ना। तो यहां पर देखो कि जब अगर लोकतंत्र का हमें मूल्यांकन करना है तो हम इस बात पर कर सकते हैं कि क्या जो फैसले ले रही है एक लोकतांत्रिक सरकार वो कितना सही है वो डिसीजन, क्या क्वालिटी जो है वह बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, इस चीज को लेकर। नेक्स्ट हमें देखना है कि जब इंडिया में इतने तरह के लैंग्वेज, इतने तरह के कम्युनिटी, इतने तरह के कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशंस, इन सब को फॉलो किया जा रहा है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो क्या इस डाइवर्सिटी में जब एक व्यक्ति, हो सकता है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर विश्वास ना करती हो, ट्रस्ट ना हो, डिस्ट्रस्ट हो, तो उसके बाद वे एक साथ कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लोकतंत्र एक ऐसी मेथड देता है कि इन लोगों के बीच में जो विवाद है वह सुलझ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या विवाद समाधान के लिए, विवाद समाधान हेतु एक जो तंत्र है क्या उसका विकास कर रहा है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे रहा है, अपनी गलतियों को सुधारने का एक अवसर दे रहा है। तो अगर ये सारी बातें हैं तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो है उसके परिणामों का मूल्यांकन हम इन बातों के आधार पर डेफिनेटली कर सकते हैं। अब देखो 4-5 पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं और उन 4.45 जो पॉइंट्स होंगे उसके आधार पर हम समझेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो
5 जो पॉइंट्स है, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि लोकतंत्र के जो परिणाम है, आउटकम्स हैं, उसमें सबसे फर्स्ट हम ये देख लें कि क्या जो गवर्नमेंट है वह अकाउंटेबल है, ठीक है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है एंड वैध है, लेजिटमेसी है क्या उसमें, उत्तरदायी, जिम्मेदार, लिखते जाओ, नोट जरूर किया करो, ठीक है, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, और वैध शासन, ठीक है। परखेंगे कि क्या ऐसा है हमारे यहाँ या फिर नहीं है, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, ये हो गई पहली बात। सेकंड, अगर हम इस चीज को समझें कि क्या एक लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी एंड इन सब के बाद क्या हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है उसका विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि एंड विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या ये हो रहा है, ये हो गई सेकेंड बात। इस आधार पर हम जानेंगे कि क्या इसके परिणाम हो। थर्ड हम देखेंगे, अच्छा इसमें इसके अंदर एक और हम बात पढ़ेंगे कि अगर हम जानते हैं कि भाई डेवलपमेंट जो है वह कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, विकास जो है वह कैसे हो रहा है, तो हम इस चीज को मेजर इस तरीके से कर सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ गरीबी और असमानता में कमी आई है या बढ़ावा मिला है। गरीबी और असमानता, गरीबी और असमानता जो है उसमें कमी, गरीबी और असमानता में कमी होनी चाहिए, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, असमानता और जो गरीबी है इसमें कमी आनी चाहिए। थर्ड जो बात है वह हम इसमें ये जानेंगे, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, accommodation of social diversity, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, सामाजिक विविधताओं में, लिखिए बच्चों लिखिए, ठीक है, जब तक लिखेंगे नहीं चीजें क्लियर नहीं होती हैं, नोट्स बनाना जरूरी है। एंड इन द लास्ट पीटी में तो चीजें याद कर लोगे, मेंस पे तो लिखना ही है ना, मेंस में बिना लिखे कैसे काम चलेगा, तो यहाँ पर इसलिए आपको लिखना है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एंड फोर्थ हम इसमें देखेंगे सामाजिक विविधताओं का सामंजस्य हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है इस आधार पर। और पांचवी और अंतिम बात जो है इसमें वो है कि क्या नागरिकों का सम्मान हो रहा है या नहीं, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, डिग्निटी एंड फ्रीडम लिखिए इसको। ठीक है, अब हम समझते हैं एक एक करके सारी बातों को। देखो सबसे फर्स्ट जब हम बात करेंगे कि क्या जो गवर्नमेंट है वहां की उत्तरदायी है, जिम्मेदार है और वैध है, इसके अंतर्गत कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आपको लिखने हैं कि अगर आप देखो जब हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं तो लोकतंत्र क्यों सक्सेस है, ठीक है, और क्या परिणामों की उम्मीद जो है वह सिटीजंस कर रहा है लोकतंत्र से, और क्यों हमने एक बेस्ट फॉर्म के रूप में अपने यहाँ गवर्न करने के लिए एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री चुना, एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने चुना। आर्थिक समृद्धि और विकास में हम इसमें बात करेंगे कि आखिर एक लोकतंत्र में क्या ये जरूरी है
कि आर्थिक विकास होगा ही होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जो डिक्टेटरशिप वाले ऐसे जो कंट्रीज है, ऐसे जो स्टेट है जिन्होंने तानाशाही व्यवस्था को अपनाया, तुलनात्मक रूप से उनकी आर्थिक समृद्धि, वहां पर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वह ज्यादा हुआ। लेकिन आगे ही जाकर हम इसे जो फैक्ट है हम इसे खारिज करेंगे और ये बात सामने आती है कि अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें, विभिन्न अर्थशास्त्रियों की बात करें और आर्थिक विकास के जो सिद्धांत है उनको देखें, तब हमें पता चलता है कि आर्थिक विकास जो है वह बहुत सारे फैक्टर्स पर भारित होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मेजर करते हैं। तो केवल इसलिए कि आर्थिक समृद्धि की जो दर है आफ्टर 1950 से लेकर हम 2050 ईयर्स में अगर हम देखें तो एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। लेकिन केवल इस आधार पर हम अगर डेमोक्रेसी को छोड़कर उस डिक्टेटरशिप पर जाएं तो फिर यह सही बात नहीं है, इसका सही मूल्यांकन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गरीबी और असमानता में कमी की। क्या अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया हुआ है, क्या उनके इनइक्वालिटीज में कमी आ रही है? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर्टिकुलरली क्या केवल 10 परिवार, 20 परिवार, केवल 10% लोगों की भी 10% लोगों की केवल इनकम बढ़ रही है? ओवरऑल 90 और 100 जो % लोग हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स का, अपॉर्चुनिटीज का, वह ठीक से हो रहा है? दोनों में अंतर है ना। क्या हमारे यहां हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि केवल जब इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हमारा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह भी हमारी बढ़ रही है और साथ साथ में जो हम हमारी असमानता, जो इनइक्वालिटीज, ये भी बढ़ रही है। तो क्या दोनों चीजों को बढ़ना चाहिए? दोनों चीजें जो है वह बराबर रहें। क्लियर? आगे हम देखेंगे कि अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की, जब हम इतनी विविधताओं वाले देश में रहते हैं तो लोकतंत्र जो है हम इस आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं, हम इस आधार पर इसको जो आउटकम्स है उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि क्या विभिन्न जो अलग अलग सोशल डाइवर्सिटीज है, अलग अलग जो कम्युनिटीज है, कास्ट है, क्या ये लोग एक साथ रह पाते हैं? और अगर इनके बीच में किसी तरह का कंफ्लिक्ट होता है तब किस तरीके से उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा? रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट। याद करो हमने डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके 4 की एलिमेंट्स देखे थे, 4 की एलिमेंट्स देखे थे, है ना। जस्टिस और उसमें इक्वालिटी, है ना, जस्टिस, इक्वालिटी, एंड साथ साथ में उसमें क्या शामिल था? रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से विवादों का जो समाधान है वह किया जाता है। एंड 4 हम बात करेंगे कि किस तरीके से नागरिकों की जो गरिमा है वह बनी रहती है। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या आखिर हमें इसके लाभ हैं? ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूं, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, करने की कोशिश करो इसे। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देगा, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करेगा, विरोध को हल करने के लिए एक मेथड देगा, गलतियों को सुधारने की अनुमति देगा। प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। क्या लग रहा है आपको? डेफिनेटली ये चारों बातें एकदम याद कर लेना कि एक लोकतंत्र जो है उसके लाभ यही है, उसके एडवांटेज जो है वह यही है। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा था फ्रेंड्स? एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेटली यही है इसका एडवांटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मस्ट प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड कर रहा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, पीपल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स, whenever possible and necessary citizens should be able to participate in decision making। नागरिकों को अपना शासक चुनने का अधिकार है, शासकों पर नियंत्रण जो है वह लोगों का होता है, एंड जब भी संभव हो या आवश्यक हो नागरिकों के निर्णय, नागरिकों की जो भागीदारी है वह भी होती है। तो आखिर इसमें सही क्या होगा कि अगर हम एक डेमोक्रेसी फॉर्म की बात करें तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? लास्ट हमने प्रेशर ग्रुप्स की बात की थी, लास्ट हमने मूवमेंट्स की बात की थी। तो अगर ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेशन हमारा नहीं हुआ तो नीतियां सही नहीं बनी, तो ठीक है बाद में सही कर लो, बाद में भी तो नीतियां सही हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके जो एग्रीकल्चर लॉस थे, तो यहाँ पर कृषि जो कानून है उसको कैसे वापस लिया गया? आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो वर्ग है जिससे कि हमने सेक्शनल जो प्रेशर ग्रुप कहा, जो कि आपके किसान थे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि उनका जो किसान संघ बनाते इतने बड़े लेवल पर, जो आप देखोगे मिलिट्री एंड बाकी सब जो है वह तैनात किए गए थे दिल्ली में, कि वे दिल्ली में ना आ पाए, बाकी सारा बहुत लंबा विवाद था, आप लास्ट ईयर देख ले। फिर सरकार ने क्या किया? उन कृषि कानून को वापस ले लिया। तो यहां पर अगर एक डेमोक्रेसी में आप सोचते हैं कि आपकी भागीदारी अगर डिसीजन मेकिंग में नहीं हो पाई तो ठीक है बाद में कर लो, एज अ प्रेशर ग्रुप, एज अ मूवमेंट, ऐसा बाकी सारे कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन चला लो और भी अभियान कर लो।
तो यहां पर बच्चों ये चारों बातें जो है वह बिल्कुल सही है। सॉरी, 3 बातें लिखी हुई है, तीनों ही बातें एकदम क्या है इसमें करेक्ट लिखी हुई है कि हमारा जो है वह शासक पर कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे होगा? देखो सारी चीजें जुड़ रही है। कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल होता है इस वर्ड से, इलेक्शन से। आपको पता है कि जिसने काम नहीं किया, आफ्टर 5 ईयर अगर ये फिर से सोचे कि मुझे फिर से सत्ता में आना, तब क्या फायदा, कैसे आओगे ना? अब क्या फायदा होगा? तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर फिर से री इलेक्ट हो, तो फिर आपके लिए क्या जरूरत होती है कि आप लोगों के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन द लास्ट लोगों ने ही आपको चुना है। ठीक है, लोगों के द्वारा ही जो है आपका चुनाव जो है वह किया गया है। तो हमने गवर्नमेंट, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर ठीक है जो हमारे जो रूरल्स होंगे, ठीक है, अगर हम शासकों की बात करें, ठीक है, कि आखिर हम पर शासन जो है वह कौन करेगा, शासक वर्ग कौन होगा, तो इसके लिए जो है वह लोगों के पास राइट है, वो आपको कंट्रोल करेंगे। वो कंट्रोल करने का जो माध्यम है वह ये वजह इलेक्शन है। चूज देयर रूरल्स डेफिनेटली, ठीक है, कि हमारे जो शासक है हमें चुनने का अधिकार है। चलिए एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट बेसिक आउटकम? नॉट मोस्ट, जरूरी नहीं है कि यह एक परिणाम हो ही। अकाउंटेबल टू इट सिटीजन्स, अपने नागरिकों के प्रति जवाब दे। रिस्पॉन्सिव टू नीड ऑफ इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिकों की जरूरतों के प्रति ध्यान देना। रिस्पॉन्सिव टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट सिटीजन्स, अपने नागरिकों की अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी। एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा ये बताओ कि अभी तक ये सारी बातें तो हमारी हुई, डेमोक्रेसी में क्या एफिशिएंसी हो सकती है? जब कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म है, ठीक है, हम इसे इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि ये जो है वह एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट देखो हो सकता है कि बच्चों यहाँ पर आपको अगर लॉ मेकिंग करनी है या फिर कोई एक डिसीजन लेना है तो वह बहुत फास्ट ना हो। ठीक है, ये जो है वह बहुत फास्ट ना हो, बहुत स्पीडी जो सारी चीजें हैं वह ना हो, लेकिन उसके बाद भी मान लो जल्द एक कल्पना कीजिए आप, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा जो रूल है वह बन गया जो कि आपका इनकम टैक्स 300% हो गया। 300% जो है वह आपका इनकम टैक्स हो गया। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आप इसके लिए मूवमेंट एंड बाकी सारी चीजें है ना। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत जल्दी जो है, बहुत स्पीडी तरीके से किसी भी एक लॉ को ला दिया गया, लोगों पर लागू कर दे, लोग उस चीज को मानेंगे? नहीं मानेंगे, है ना। तो हो सकता है कि अगर एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट फॉर्म आप अपनाओ और वो फॉर्म जो है वह डेफिनेटली डेमोक्रेसी ना हो, और इस एफिशिएंट फॉर्म में आप क्या करो, कोई एक ऐसी विधि बना दो, आप बिना आगे पीछे सोचे कि उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका लोगों पर इफेक्ट होगा, आप बिना इस चीज को सोचे जब आप किसी जो आपकी कोई कंडीशन है, कोई आपका जो एक्ट है, लॉ है, आप उस चीज को लेकर आओगे, लोग उस चीज को नहीं मानेंगे। तो ये भले ही एफिशिएंट फॉर्म ना हो, ये भले ही इसकी कमी हो, भले ही आप जब इसके परिणामों का मूल्यांकन करें तब आप भले ये चीज ना माने कि एफिशिएंट फॉर्म होना ही चाहिए एक डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि चूंकि डेमोक्रेसी में लोगों का कंसेंट होता है, लोगों की सहमति होती है, एक बिल जब एक्ट बनता है उसका एक प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट जो है वह लोगों का जो कंसेंट है, लोग अपनी पार्टियों को एंड जो उससे जुड़े होते हैं उन सब लोगों को अपनी जो राय है वह बताने का अधिकार होता है। तो इस तरीके से एक डेमोक्रेसी में भले ही डिसीजन लेट लिए जाए लेकिन डिसीजन सही लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सरकार का कुशल रूप जो है ये एक नॉट मोस्ट बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का। ठीक है, लेकिन याद रखना ये कमी नहीं होगी, ये जो है वह कमी नहीं कहलाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने किए, चलो अब आओ कुछ और बातें जो है वह हम करते हैं, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाती हूँ, नोट कीजिए। ठीक है, आप देखो डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और डेमोक्रेसी अगर हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट वाली जो कंट्री उसमें रह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी क्या है, क्या आउटकम, क्या क्या चैलेंजेस है, एज ए सिटीजन जो है वह भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें, कुछ बातें पहले मैं आपको बताती हूं। तो क्या जो डेमोक्रेसी है, लोग कहते हैं कि ये सिद्धांतों में ठीक है, ठीक है, गुड इज प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत जो है वह बहुत अच्छे हैं। देखो दोनों बातें जाननी है, प्लस भी माइनस भी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो यहां पर इस सिद्धांतों में ठीक है, बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस।
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या हो गई कि अगर हम एक लोकतंत्र की बात करें तो हम देखते हैं कि ये सिद्धांत तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये व्यवहार में ला पाना उतना सही नहीं होता। ठीक है, लेकिन व्यवहार में ला पाना, इसको प्रैक्टिस करना जो है वह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये पहली बात हो गई। कभी अगर आप ऐसे लिखे डेमोक्रेसी के बारे में, तब आप इस लाइन को यूज कीजिए। ठीक है, एंड सेकेंड है इसमें कि क्या केवल डेमोक्रेसी हमने इसलिए चुना क्योंकि ये मोरली जो है वह सही है? डेमोक्रेसी क्यों, वाई? तो क्या केवल इसलिए कि इसके जो नैतिक सिद्धांत हैं, ठीक है, जो इसकी मोरल वैल्यूज हैं वो अच्छी हैं? केवल आपको नैतिक कारकों से पसंद है इसलिए आपने डेमोक्रेसी को अपनाया है, या फिर कोई युक्तिपरक भी सिद्धांत है? ठीक है, कोई युक्तिपरक जो है वह भी सिद्धांत है, प्रूडेंशियल रीजन। आपने क्यों चुना है डेमोक्रेसी को? ठीक है, तो क्या हमारे यहां अगर हमने डेमोक्रेसी को प्रिफर किया है, एक क्या प्रश्न उठता है बच्चों, डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल सपोर्ट्स या फिर मोरल वैल्यूज, मोरल रीजंस? तो हमने आखिर किन कारणों से जो है वह डेमोक्रेसी को अपनाया है? रीजन, वाई का मतलब क्या होगा? रीजन। ठीक है, कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि हमने डेमोक्रेसी फॉर्म अपनाया? तो क्या जिन देशों में भी अपनाया गया है तो क्या उनके द्वारा केवल नैतिक कारणों से अपनाया गया कि अच्छी अच्छी वैल्यूज है, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, सुनने में अच्छा लग रहा, क्या ऐसा है? या फिर इसमें कुछ सही भी है? फॉर एग्जाम्पल देखो कि मान लीजिए नैतिक कारणों में हमने देखा कि ठीक है, सिटीजन्स की जो एक गरिमा है, एक डिग्निटी है, वह बनी रहेगी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि युक्तिपरक में क्या है कि देखो बहुत एक, अगर हम ये देखें कि बहुत रीजनेबल जो एक रीजन मिल सकता है कि एक सोसाइटी में जब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के जब लोग होते हैं तो यहाँ पर इन सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक बेस्ट मेथड देता है कि आपस में लड़े ना, और एक जो देश है वो उसमें शांति से लोग रह सके, उन सबकी बात सुनी जाए, ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जाए। और वही मैकेनिज्म आपको डेमोक्रेसी जो है प्रोवाइड करती है। सो हमने क्या केवल नैतिक कारणों से अपनाया? तो नहीं, यहाँ पर हमें युक्ति संगत जो चीजें हैं वह भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बात और है कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर बहुत 100+ ऐसी कंट्रीज है, 100 से ज्यादा विश्व में ऐसे देश है। ठीक है, वर्ल्ड में 100+ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके द्वारा डेमोक्रेसी जो फॉर्म है इसको अपनाया गया है। और जहां पर अपनाया गया है वहां पर या तो कॉन्स्टिट्यूशंस को अपनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को अपनाया गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म को अपनाया गया है। वहां पर इलेक्शंस होते हैं, हो सकता है कि इलेक्शंस का जो टर्म है कहीं 4 ईयर हो, कहीं 3 हो, कहीं 2 हो, कहीं 1 हो, 5 हो। ठीक है, तो इलेक्शंस हैं, वहां पर जो है इस फॉर्म में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसको अपनाया गया है। वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको राइट, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम राइट्स की बात करें तो राइट्स जो है वह सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा कुछ और बातें, फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो अलग अलग, देखो अलग अलग देशों ने इसे अलग अलग कारणों से अपनाया होगा। अगर वर्ल्ड में 100+ ऐसे देश है जिनके द्वारा डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, आप खुद सोचिए कि अगर 2 घर की कंडीशन जो है वह सेम नहीं हो सकती, या फिर 2 जो टाउन है उनकी जो कंडीशंस है, जो उनकी सिचुएशंस है, जो ओवरऑल उनका इकोनॉमी कह ले, सोशियो कह ले, कल्चर कह ले, अगर वो सारी चीजें सेम नहीं तो पूरे विश्व में कैसे सेम होगी? तो डेफिनेटली इनके द्वारा डेमोक्रेसी फॉर्म को तो अपनाया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो तरीके हैं, यहाँ की जो कंडीशन है वह अलग है। तो इससे ही जुड़ा क्या है बच्चों कि यहाँ के अगर हम इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की बात कर ले, आर्थिक उपलब्धियों की बात कर ले, वो अलग है। इकोनॉमिक जो अचीवमेंट्स हैं, आर्थिक उपलब्धियां अलग अलग होंगी, मतलब कुल मिला के कंडीशंस अलग अलग है हर एक देश की। ठीक है, तो आर्थिक जो उपलब्धियां हैं बच्चों ये अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। सोशल सिचुएशंस जो है वह डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम सोशल सिचुएशंस की बात करें, ठीक है, जो सामाजिक एक व्यवस्था होती है ये डिफरेंट है। इसके अलावा जब हम कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर भी डिफरेंट है।
तो अगर इतनी चीजें डिफरेंट है तो हम इस चीज को कैसे मान ले कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का एक ही रूप अपनाया जाएगा? तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशंस है जो कि यहाँ की सारी चीजों को चेंज करती है, तो इनके द्वारा अपनाया गया जो डेमोक्रेसी का ये फॉर्म है इसमें चेंज आ सकता है। इस बात को हमने यहाँ पर समझा। क्लियर है? जब साइड होती हो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, या फिर साथ साथ लिखते जाया करो बच्चों। तो अगर यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन होगी तो रिजल्ट जो है वह भी चेंज आएंगे, ठीक है। तो क्या डेमोक्रेसी सोशियो इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल जो चीजें हैं उन सभी को रिड्रेस कर पाती है? इस चीज को भी हमें समझना होगा। अब सबसे फर्स्ट जो हम बात समझेंगे, देखो अगर सिचुएशन डिफरेंट है, एक लास्ट पॉइंट में लिख देती हूं कि अगर जो है वह सिचुएशन डिफरेंट है तो डेफिनेटली इसके जो रिजल्ट्स है वह भी डिफरेंट होंगे। हर एक देश में सेम रिजल्ट नहीं आ सकते डेमोक्रेसी के, तो रिजल्ट जो है ये भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या समझा हमने इसमें? सबसे फर्स्ट हमने बात की कि क्या एक जो डेमोक्रेसी है वह विभिन्न देशों में केवल इसलिए अपनाई गई है कि ये सिद्धांत में अच्छी है या फिर ये प्रैक्टिस में भी अच्छी है। पहली बात ये होगी। सेकंड है, सेकंड रीजन में हम देखते हैं कि क्या हमने केवल नैतिक कारणों से अपना लिया कि इसके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं या फिर इसके कोई प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं? डेफिनेटली है। और अगर वर्ल्ड के 100 कंट्रीज में डेमोक्रेसी का फॉर्म अपनाया गया है और ये जो वर्ल्ड की हम इन कंट्रीज की बात करेंगे, इनकी जो स्थिति है वह डिफरेंट है, सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट, सोशल सिचुएशंस, कल्चरल डिफरेंसेस, अगर इसमें अलग अलग है बच्चों, तब क्या होगा? तब डेफिनेटली जो रिजल्ट्स होंगे डेमोक्रेसी के वह अलग अलग होंगे। ठीक है, आया ये पॉइंट समझ में? अब आगे हम चलते हैं कि एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और अगर हम एक लेजिटिमेटेड, अगर हम शासन की बात करें, वैध शासन की बात करें, तो वो आखिर क्या होगा? ठीक है, चलो एक आप सभी के लिए मेंस का क्वेश्चन, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये कोट है, डेमोक्रेसी मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच कंसिस्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लोकतंत्र जो है वह क्या है? एक जीवन जीने का तरीका है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो मूल सिद्धांत है वे शामिल है। क्या लिखोगे इसमें? तो इसमें देखो जैसे थोड़ा थोड़ा लिखने का कोशिश किया करो आप सभी। इसमें आपको क्या लिखना है कि भाई लोकतंत्र की अगर हम अर्थ की बात करें, लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक जीवन जीने का एक तरह से तरीका है, इसमें से समानता की बात भी की गई, हमारे यहाँ प्रियम्बल में भी समानता की बात की गई, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में भी समानता की बात की गई। ओवरऑल किस तरीके से जो डाइवर्सिटी है उसको ठीक तरीके से जो है वह रिड्रेस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे प्रैक्टिस में लाया गया एक डेमोक्रेसी में, वो सारी बातें। किस तरीके से हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप इसमें फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वह भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको इसमें क्या बताना होगा बच्चों कि आखिर किस तरीके से एक जीवन जीने का जो तरीका है और एक बेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये वाला जो कथन है इसी को एलिब्रेट करना है। आप इसको लिखिएगा 150 वर्ड्स में या फिर 200 वर्ड्स में, जिसमें भी आप लिख सके कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि आखिर किस तरीके से एक अकाउंटेबल, ठीक है, एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और एक जो वैध शासन है वो हमें लोकतंत्र देता है। कुछ पॉइंटर्स जो है मैं नोट करवाती हूं। उत्तरदायी, और वैध शासन। ठीक है, कुछ बातें हम इसमें देखेंगे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन में। उत्तरदायी, जिम्मेवार एंड वैध शासन। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है ये अकाउंटेबल फॉर्म है, ठीक है, किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव है एंड किस तरीके से ये वैध है, लेजिटिमेसी है इसकी, लेजिटिमेट है ये, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे फर्स्ट देखो, सबसे पहली बात तो हम आते हैं अकाउंटेबल पर। तो अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि एक डेमोक्रेसी में, ठीक वही बात जो अब तक हम कई बार दोहरा चुके हैं कि एक डेमोक्रेसी में अगर हमारे जो शासक है जो रूल करेंगे हम पर, तो इनको इलेक्ट करने का जो राइट है, ठीक है, इनको इलेक्ट करने का जो राइट है वह किसको है? हमारे यहाँ के लोगों को है।
ठीक है। तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है और यहाँ पर लोगों के जो इश्यूज है, क्योंकि आपको जो जनता है वही आपको क्या दे रही है, पावर दे रही है, खुद पर शासन करने की एक अथॉरिटी दे रही है। सो जो रूरल्स है, ठीक है, ये क्या होंगे, ये पीपल्स के लिए अकाउंटेबल होंगे, ये इनकी बात को सुनेंगे और साथ ही ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जो प्रभावित लोग हैं वह ठीक तरीके से रह सके। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। तो सिटीजन्स जो है, सिटीजन्स भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ये अकाउंटेबल फॉर्म है। और इसमें जब हम पार्टिसिपेशंस की बात करते हैं, कहाँ गए पीपल्स, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों की जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वह होता है कई तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सारे फॉर्म होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर हमने जैसे लास्ट हमने प्रेशर ग्रुप्स की बात की थी, मूवमेंट की बात की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, हो सकता है बच्चों की समटाइम्स जो डेमोक्रेसी है वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट ना हो पाए, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि कभी भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक जो डेमोक्रेसी वो बहुत ही ज्यादा एकदम एफिशिएंट होगी। तो यहाँ पर समटाइम्स हो सकता है कि वह एफिशिएंट कम है, कार्यकुशल कम है, ऐसा लग सकता है, लेकिन फाइनली एक ऐसी नीति बनाना कि लोग जो है वह आसानी से स्वीकार कर ले, बहुत ज्यादा उसका विरोध ना करे, उसके लिए पूरे एक प्रोसीजर को आपको अपनाना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट है इसमें कि अगर हम एक ऐसे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की हम बात करें आगे, अगर कि हम यहाँ पर एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जिसमें कि फैसले बहुत जल्दी लिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक अगली कंडीशन हम देखते हैं कि जो फैसले हैं बहुत त्वरित लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दी लिए जा रहे हैं। एक कंडीशन है एक गवर्नमेंट जो कि फैसले बहुत जल्दी ले रही है, ठीक है, दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। तो अगर हम एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें और इसके आधार पर अगर हम एफिशिएंसी को चेक करें कि क्या एफिशिएंसी डेमोक्रेसी की है, तो सबसे फर्स्ट तो इसमें यह जानो कि देखो बच्चों कि अगर फैसले जल्दी लिए जा रहे हैं जिस गवर्नमेंट के द्वारा, हो सकता है लोग इसे ना माने, लोग इसे ना माने। क्यों ना माने? क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक जो प्रोसीजर है, ठीक है, एक जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया, लोगों की जो सहमति है, लोगों का जो कंसेंट है वह आपके साथ नहीं है, लोग इसको अप्लाई नहीं करने देंगे। तो ऐसे भी फास्ट डिसीजन लेके क्या करने हैं कि जब अगर हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे तब हमें ऐसे फास्ट डिसीजन आखिर लेने ही क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों चूंकि एक डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, चूंकि एक जो डेमोक्रेसी है ये क्या देती है, हमें एक प्रोसीजर जो है वह देती है, हमें एक पूरी जो प्रक्रिया है, ठीक है, वह देती है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से ही कोई भी जो रूल है, प्रोसीजर, इसके माध्यम से ही कोई जो लॉ है वह बनता है। और इसीलिए ये जो है लोगों में ज्यादा मान्य है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा अकाउंटेबल है और साथ ही रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों संभावना क्या होती है ज्यादा कि अगर मान लीजिए पूरा प्रोसीजर फॉलो किया तो लोगों को ये लगता है कि ठीक है 10 साल से ये बिल था, काफी सारे लोगों से पूछा गया, कमेटीज भी बनी, आयोग भी बने और यहाँ पर लोगों की सहमति ली गई होगी, काफी एग्जाम्पल्स देखे होंगे, काफी सारा जो एक रिसर्च है वह इस पर किया होगा, तब जाके बने। तो प्रॉपर जब प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है तो लोगों को विश्वास होता है कि हो सकता है हमें अभी ये नीति गलत लग रही है सरकार की, लेकिन आगे जाके ये सही साबित होगी, हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो बातें हमने समझी। अब आगे देखो नेक्स्ट है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे बच्चों, और डेमोक्रेसी में अगर कायदे कानून नहीं होंगे, ठीक है, मान लीजिए आगे हम बात करेंगे कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं एक डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, एक हमने डिसीजन की बात की कि अगर डिसीजन फास्ट भी लिए जाए, लोग ना माने तो कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर एक बेस्ट फॉर्म क्या होता है, डेमोक्रेसी, क्योंकि हमें प्रोसीजर दे रहा है। अब हम प्रोसीजर पर आएंगे कि डेमोक्रेसी में जो ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है बच्चों, ये किस चीज पर आधारित है, ये कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रोसीजर्स पर आधारित है, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। कुछ कायदे कानून होंगे। अब आगे देखो, अगर हम जानना चाहे, मान लीजिए कोई जो सिटीजन है वो जानना चाह रहा है कि भाई आपने क्या फॉलो किया, आपने किन चीजों को फॉलो किया है, तब आपने इस चीज को बनाया है, तब एक मुद्दा आता है, तब एक आपके लिए नया सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, वो है आपका ट्रांसपेरेंट है गवर्नमेंट या फिर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है या फिर नहीं है, पारदर्शिता।
जैसे कि अगर सबसे ज्यादा आलोचना अभी आप देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम की अगर हो रही है तो उसके बीच में कारण, उसके पीछे कारण यही है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है कि किस जो जज है उसको किस बेस पर कैसे जो सिलेक्शन है, कैसे उसका जो नाम है वह लिखा जा रहा है लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर पारदर्शिता जो है वह होना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की एक तो संकुचित परिभाषा है, एक तो जो है वह हम कह सकते हैं बहुत लिमिटेड जो डेफिनेशन है, जिसमें यह कहा जाता है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। लेकिन जब हम इस चैप्टर के लास्ट में, इस पूरे क्लास 10 के लास्ट में जिस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पे हम पहुंचेंगे इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी जुड़ जाएगी कि डेमोक्रेसी का मतलब है अभी रिसेंटली जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें ट्रांसपेरेंसी को भी फॉलो किया जा रहा हो, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो, ये ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों कि अगर मान लीजिए सिटीजन्स जो है वे एग्जामिन करना चाहें, जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो एग्जामिन करना चाहे गवर्नमेंट को तो वह कर सके, ठीक है। अगर परीक्षण करना चाहे तो कर सके। और जैसे कि आपने राइट टू इंफॉर्मेशन की बात सुनी, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। तो यहां से आपको यह पता चलता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह वैध है, सही है, चीजें वैधता प्राप्त है इसको, ठीक है, वैधता लेजिटिमेटेड, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वह क्या है, वैध सरकार है। तो इस तरह से एक लोकतंत्र जो है वह क्या होगा, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन आप किस आधार पर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार है वह कितनी अकाउंटेबल है, कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी लेजिटिमेट है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये सारे फॉर्म। अब एक बार आपको ठीक तरीके से रीडिंग करनी है, क्वेश्चन हम कल काफी सारे देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमने समझा कि आखिर किस तरीके की जो चीजें हैं वह फॉलो की जा रही है। एक बात और याद रखना कि हमारे यहां हम वैधता का परीक्षण इस बात से भी करते हैं कि आखिर हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक, ठीक है, ये कितनी ट्रांसपेरेंट हैं और ये कितना ज्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनको फॉलो करते हैं, कितनी स्ट्रांग है। इस आधार पर हम देखते हैं कि क्या हमारे ये इंस्टीट्यूशंस जो है वे फ्री हैं, फेयर है। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, क्या वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ओपन पब्लिक डिबेट हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वह हम जान सकें। लेकिन यहां पर देखो कि एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर हम ये देखें कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है। हम यहां पर एक कमी की बात करते हैं, एक डीमेरिट की बात करते हैं, जो कि क्या है, करप्शन। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है डेमोक्रेसी है तो क्या हुआ, करप्शन भी तो है। इसका एक ड्रॉबैक कह लो, इसका एक आप डीमेरिट कह लो कि करप्शन है, ठीक है। तो क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य से बेहतर कैसी है? तो अगर करप्शन है तो बाकी भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके द्वारा हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली बच्चों लास्टली आपको याद रखना है कि हो सकता है कि जो लोकतंत्र है वह थोड़ा स्लो हो सकता है ये लेस एफिशिएंट हो, कम कार्यकुशल हो, लेकिन ये फिर भी बाकी प्रणालियों में काफी बेहतर है, ठीक है। इट मे बी अ स्लो, लेस एफिशिएंट एंड बट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव। इसलिए विभिन्न देशों के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। यहां पे आपको याद रखना है कि इस आइडिया को अगर सपोर्ट किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट मींस क्या है कि इसकी ये सारी जो कमियां, ये सारे जो इसके रिजल्ट्स निकलते हैं वे बहुत ही सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहली बात तो हो गई। सेकंड हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि क्या किसी भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है। इस आधार पर हम ये देख लें कि वहां का लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह ठीक है या फिर नहीं है, क्या वहां का जो आर्थिक विकास है वह हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो अब बच्चों सबसे पहले देखो कि अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अलग से बता देती हूं, है ना, काफी सारी चीजें लिखनी होंगी। आगे जो है वह नोट्स नहीं बनवाऊंगी मैं, अभी 2-3 स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है पैराग्राफ्स उसी के बना रहे, बाकी हम इसको पढ़ लेंगे और कुछ क्वेश्चंस के द्वारा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नोट्स है वे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि अगर प्रश्न आएगा तो यहां से ही आएगा। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों में अंतर है। आर्थिक समृद्धि अलग है, विकास अलग है। इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम इसे, आर्थिक समृद्धि और विकास। बच्चों आपको बता दूं कल जो है आपकी 12 बजे से लाइव क्लास है, जिसमें मैं क्लास 8 का जो पॉलिटी का एनसीईआरटी है लाइव क्लास में पूरा हम रिवाइज करेंगे। उसको 6-7 का हो चुका था, है ना, और हम उसे फिनिश करेंगे। आर्थिक समृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे हम इस बात के आधार पर
लोकतंत्र का मूल्यांकन करें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा ये देखो, एक डेटा बताती हूं, क्या किसी देश का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक डेटा है कि 1950 से लेके 2000 तक की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर ये जो 50 साल है ना, 50 इयर्स, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहां देखा गया जहां की डिक्टेटरशिप थी, जहां की किसी तरह की तानाशाही व्यवस्था थी, किसी एक की ही चल रही थी, उसी के द्वारा नीतियां बनाई जा रही थी। फिर क्यों लोकतंत्र? अगर डिक्टेटरशिप में आर्थिक विकास ज्यादा है इन द लास्ट, तो फिर आखिर क्यों हमने जो है इस व्यवस्था को चुना, हमने क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना? ठीक है, तो अगर लोकतांत्रिक अच्छी सरकार है तो क्या हम इससे उम्मीद करें डेवलपमेंट की? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वह होना चाहिए, ऐसी ही सरकार को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? तो अगर डिक्टेटरशिप में हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखा, अगर हमने डिक्टेटरशिप में हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो क्यों ना हम इसको अपना लें? तो इसके बदले में, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो तानाशाही व्यवस्था थी, ठीक है, यहां पर जो है वह उच्च आर्थिक जो विकास दर है वह पाई गई। ये 1950 से लेके 2000 के कुछ जो आंकड़े हैं वह बताते हैं। ये पहली बात। सेकंड, हम कहते हैं बच्चों कि क्या हम इसमें एक क्वेश्चन आ गया, तो क्या हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें? क्या हम जो डेमोक्रेसी है इसको हम रिजेक्ट कर दें? एक क्वेश्चन आ गया। क्या केवल इस बेस पर कि जो तानाशाही देश है उनकी आर्थिक वृद्धि दर जो है वह समटाइम्स ज्यादा रही? तो याद रखना बच्चों कि यहां पर केवल ये एक कारण नहीं हो सकता कि इस आधार पर आप डेमोक्रेसी को हटा दें, क्योंकि इसके और भी कई फायदे हैं और डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप के बहुत सारे नुकसान है। ठीक है, तो केवल यही एक कारण नहीं है, दिस अलोन कैन नॉट बी अ रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि इसके कई फायदे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्योंकि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, जो लास्ट मैंने आपको बताया कि जो बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। ये डिपेंड करता है कई ऐसे फैक्टर्स पर, फॉर एग्जांपल कि यहां पर कंट्रीज की पॉपुलेशन की साइज क्या है, किसी भी देश की, कंट्रीज की जो पॉपुलेशन की साइज है वह क्या है, ग्लोबल सिचुएशंस क्या है, वैश्विक स्थिति कैसी है, कोऑपरेटिव क्या है उसका कल्चर अदर कंट्रीज के साथ, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि अगर हमें इसका मेजर करना है आर्थिक समृद्धि और विकास का, तो हम एक अगला पॉइंट हमारा यहीं से शुरू हो गया कि हम गरीबी और जो असमानता है उसको हम माप लेते हैं कि आखिर किसी भी देश में, अगला पॉइंट, अगला पैराग्राफ आ गया कि गरीबी और जो असमानता है वह कितनी कम हुई है, गरीबी और असमानता में क्या कमी आई है या दोनों चीजें साथ साथ बढ़ी है, साथ साथ कम हुई है। ठीक है, रिडक्शन of inequality and poverty, reduction of inequality and poverty। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखते जाइए साथ साथ में। देखो बच्चों, एक सरकार से, एक लोकतांत्रिक सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वह इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ाए, वह जो इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ है इसको बढ़ाए, ठीक है, लेकिन जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानता है इसको घटा दे। ठीक है, जो असमानता है इसको क्या करे, इसको कम करे। और ये कैसे पता चलेगा कि एक देश जो है वह सही तरीका अपना रहा है अपने रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक जस्टिस तरीका है, उसमें किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं किया जा रहा है रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में, कि कोई भी ऐसा वर्ग है जो हाशिए पर नहीं जा रहा। आप समझ गए ना, आप हाशिया कहाँ की बात हो रही है, हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन, पढ़ा है हमने इसको। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह बढ़नी चाहिए, जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानता है वह कम होनी चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स जो है वह बताती हैं
अगर हम ओवर द वर्ल्ड की बात करें कि लगभग 90% लोगों के पास 10% प्रॉपर्टी है, 10% लोगों के पास विश्व की 90% प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ आगे पीछे कर लीजिए थोड़ा सा अपने सुविधा या सोच के हिसाब से इस आंकड़े को, लेकिन कुछ जो आंकड़े हैं, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वे ये बताते हैं कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज है कि सोचो कि मान लीजिए 100 हैं लोग और 100 में से जो 10 लोग हैं इनके पास 90% वेल्थ हो, वेल्थ कंसंट्रेशन हो, और जो 90 लोग हैं इनके पास 10% वेल्थ कंसंट्रेशन हो, तो ये इनइक्वालिटी नहीं है तो क्या है? तो बच्चों ये इनइक्वालिटी है ना। तो गवर्नमेंट को क्या कोशिश करना चाहिए कि इस चीज को रिड्यूस करे, ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स का, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर है वो सभी को मिलने चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटीज, अवसर, ये क्या हो? ये सभी के लिए समान हो, ये न्याय संगत हो। क्लियर? तो यहाँ पर एक और जो तरीका आता है, एक और जो यहाँ पे कि अगर हम, एक और सिद्धांत है कि आपको पता है ना कि लोकतंत्र किस पर आधारित है? पॉलिटिकल इक्वालिटी पर। तो हमने यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी की तो बात कर ली, नेक्स्ट पे बताती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर अब तक बात की कि जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, हम बार बार किसकी बात करते हैं? हम बार बार बात करते हैं कि यहाँ पर सभी जो सिटीजन्स है वह सेम है। हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गई। अब सारी चीजों को जोड़ो, जो अब तक हमने पढ़ा है वो सब जुड़ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम ऑल ओवर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों पॉलिटिकल, अगर हम ये कहें कि जो हमारा लोकतंत्र है वह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर काम करता है, और इसका मतलब क्या होता है? 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अगर इस बात पर सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन यहां पर आर्थिक समानता की थोड़ी ना गारंटी दी गई है। इकोनॉमिक, अगर हम इक्वालिटी की बात करें, डेवलपमेंट नहीं इक्वालिटी, तो हमने यहाँ पर इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है इसकी बात नहीं की, लेकिन उसके बाद भी कोशिश की जाती है लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा कि हम समानता को जो है वह बनाए रखें। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब हम आगे चलते हैं और तीसरा हम देखते हैं कि आखिर कुछ और ऐसे पॉइंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, पॉवर्टी भी हो गया आपका, नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखो बच्चों, अगर हम देखें कि आखिर सामंजस्य जो है वह किस तरीके से होगा, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं, यहीं पर लिख देती हूं मेन चीजें, ठीक है। सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं, सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य, ये आखिर कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे फर्स्ट देखो, नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है, चाहे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात कर ले, चाहे हम पार्लियामेंट फॉर्म की बात कर ले, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म में डेमोक्रेटिक की बात कर ले, मोनार्की की बात कर ले, कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो कि परमानेंट तरीके से समाज में जो लड़ाइयां या फिर विवाद है उसको परमानेंट सुलझा ले कि हाँ हमने इस चीज को अपनाया, इसका मतलब विवाद कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो यहां पर क्या है बच्चों कि एक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें कि डिफरेंसेस से नेगोशिएट करने के लिए हमें एक जो मैकेनिज्म है वह डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है, उन सभी को एक साथ लेकर सभी के बीच में एक सहमति, एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन जो है वह बना रहता है, और इस तरीके का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वह किए गए। दो बातें और सुनो कि अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुमत का शासन है, तो क्या ये जो बहुमत है, ये जो मेजोरिटी है, ठीक है, रूल बाय मेजोरिटी है हमारे, ठीक है, बहुमत का शासन है, लेकिन क्या बच्चों इस बहुमत में केवल एक कम्युनिटी शामिल है या फिर सभी कम्युनिटीज का जो मिलाकर एक कंसेंट बना है, एक बहुमत बना है, वो शामिल है? डेफिनेटली दूसरी वाली बात है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप में बी कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। तो यहाँ पर जो डिफरेंट पर्सन है एंड जो डिफरेंट ग्रुप्स है, इनके
उनके द्वारा जो एक सहमति बनेगी वो फॉर्म ऑफ मेजोरिटी की बात हो रही है, और उसी रूल की बात हो रही है, रूल बाय मेजोरिटी के। हमारे यहाँ बहुसंख्यवाद का जो है वह शासन है, ठीक है, बहुमत का शासन है, बहुसंख्यवाद नहीं, बहुमत का शासन है, मेजोरिटी। The majority always need to work with the minority so that government function to represent the general view, ठीक है, साथ में आपको ये बात भी याद रखनी है। चलो हम चलेंगे आगे और नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट है आपका डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। इसके पहले भी हम बात कर चुके, हमने लोकतंत्र को क्यों अपनाया, क्योंकि इसमें व्यक्तियों की जो गरिमा है वह बनी हुई है, हमारे प्रियम्बल में भी ये वर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों की जो गरिमा है ये बनी हुई है, डिग्निटी बनी हुई, लोगों की सुनी जाती है, आगे भी जो गवर्नमेंट है उनके लिए अकाउंटेबल है, उसी अकॉर्डिंगली जो काम है वह करती है, ठीक है। तो इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि आखिर एक डेमोक्रेसी के जो चैलेंजेस है वह क्या हो, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वह चैलेंज क्या हो इसके। हमें इसमें सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ने हैं। एक पॉइंट कि ऐसे देश जिनमें अभी भी, अगर हम ये कहें कि 2/3 जो कंट्रीज हैं एटलीस्ट उनके द्वारा जरूर अपनाया गया, लेकिन अभी भी 1/4 कंट्रीज जो है वह ऐसी बची हुई हैं जिनके द्वारा डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट फॉर्म है उसको नहीं अपनाया। तो अगर ऐसे, देखो यहां पर 3 वर्ड है जो कि आपको चैलेंजेस को डिफाइन करेंगे। आउटकम्स की बात कर ली, चैलेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, कि आखिर अगर हम चुनौतियों को देखें, 3 शब्द हैं बच्चों, 3 वर्ड हैं। एक तो जहां शुरू नहीं हुआ वहां पे शुरू कराना है, स्टार्ट, ठीक है, 3 वर्ड्स है जिसमें है कि हम समझ सकते हैं स्टार्ट। सेकंड जो है इसमें कि अगर कुछ ऐसे देश है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो वहां पर इसका एक्सपेंशन करना एक चैलेंज है। जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हो चुकी है वहां पर लोकतंत्र का जो विस्तार है यह एक चुनौती है, सेकंड। और थर्ड, हम जब एक्सपेंशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक लोकतंत्र को मजबूत बनाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना, ये एक चुनौती है, ठीक है, डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डीपिंग। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना जो है वह एक चुनौती है। सबसे फर्स्ट बात करेंगे स्टार्ट की, और स्टार्ट में हम देखेंगे कि एटलीस्ट अभी भी पूरे विश्व में 1/4 अगर हम कंट्री की बात करें तो इनके द्वारा डेमोक्रेसी को जो है अभी नहीं अपनाया। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ चैलेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या चैलेंजेस है, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो कंट्रीज है वह डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने नहीं अपनाया। तब क्या होगा बच्चों, तब इन्हें अपने यहाँ फाउंडेशन बनाना होगा, ये इनके लिए चुनौती है, फाउंडेशन बनाना होगा। कुछ ऐसे बुनियादी जो मूल्य है, बुनियादी जो सिद्धांत है, बुनियादी जो आधार है वह बनाने होंगे, फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। सेकंड है इसमें कि आपको इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो संस्थाएं हैं वह बनानी होंगी जो कि लोकतांत्रिक तरीके से काम करें। तीसरा है इसमें कि मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हटाना भी पड़ेगा ना। कहते हैं कि पहले अगर आप चाहते हैं कि कुछ आप शुरू करें, है ना, कुछ चीजों से निकलना बहुत जरूरी होता है कुछ चीजों को शुरू करने के लिए। तो अगर आपके यहाँ एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पहले उसको हटाओगे तभी जाके तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर आओगे। तो अगर आपने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात करें, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो बच्चों इसको हटाना भी एक चुनौती है, ठीक है। और इसके अलावा एक, जैसे हमने पाकिस्तान की लास्ट बात की थी कि वहां पर आर्मी या फिर जो मिलिट्री है उसके द्वारा सारी चीजों को अपने कब्जे में ले लिया गया था। तो यहां पर बच्चों अगर मिलिट्री का कंट्रोल है तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। अगर हम मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री जो है यह कंट्रोल कर रही है अगर पावर को, मिलिट्री जो है अगर इसकी कंट्रोलिंग जो है ये सत्ता पर है, पावर पर है, तो इसको भी हटाना होगा। तो सैन्य नियंत्रण को खत्म करना, बुनियादी आधार संस्थाएं बनाना, और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार पहले से मौजूद है उसको हटाना, तभी तो जाके ये जो कंट्रीज हैं वह अपने यहाँ शुरुआत कर पाएंगी। एक बात हो गई शुरुआत की। अब दूसरी बात हम करेंगे कि अगर शुरुआत जिन देशों में हो चुकी है, हम किस कंडीशन में है बता सकते हैं आप?
हम यहाँ पर हैं, हमारे एक्सपेंशन है, शुरुआत है, सब हो चुका, बस हमें अपनी संस्थाओं को मजबूती देनी है। सो एक्सपेंशन की अब हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों कि अगर मान लीजिए एक्सपेंशन है तो आपको इस तरह का जो एक तंत्र है, ठीक है, ये उन देशों के लिए है, ये उन देशों के लिए बात हो रही है जहां पर ऑलरेडी पहले से जो लोकतंत्र है वह स्थापित हो चुका है, स्टैब्लिश्ड हो चुका है। उनके सामने आखिर क्या क्या जो चैलेंजेस है वह आते हैं। पहला चैलेंजेस होगा कि लोकतंत्र तो है लेकिन कम जगह पर है, सभी जगह पर नहीं है, तो आपको सभी जो सोशल ग्रुप्स है उन तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो विस्तार है, ऑल सोशल ग्रुप्स, ठीक है, जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी संस्थाएं अगर इसके अंतर्गत नहीं आती हैं तो इन सभी संस्थाओं में भी डेमोक्रेसी को लागू करना। इसके अलावा नेक्स्ट है बच्चों कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है ना, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है, इन्हें और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाना, कुछ प्रयास करना, ये क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगा। कि मान लीजिए अभी तक हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वह केवल ऊपर है, जो बाकी आपके इस तरह के लेवल है जहां पर लोगों की प्रत्यक्ष रूप से एक भागीदारी होती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है, वहां पर क्या है कि आपने लोगों को ठीक तरीके से जो व्यवस्थाएं है, ठीक तरीके से जो पावर्स है वह डेलीगेट नहीं किए। तो ये एक चुनौती हो गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बच्चों कि अगर मान लीजिए इसमें ऐसे ऑल सोशल ग्रुप्स की हमने बात की ना, हम अलग से यहाँ पर वुमेन्स की बात कर लेते हैं। अगर हम वुमेन्स की बात करें, अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें बच्चों, तो इन्हें भी जो है, इनका भी जो इंक्लूजन है, इनका भी जो समावेशन है वह लोकतंत्र में हो, इनकी भी भागीदारी हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, पार्टिसिपेशन करना और संस्थाओं को और भी ज्यादा तरीके से डेमोक्रेटिक बना देना, ये हो गया एक्सपेंशन। अब हम आगे चलेंगे डीपिंग की, आगे हम चलेंगे जो हमारा थर्ड फॉर्म है, जो हमारा थर्ड चैलेंज है। हम यही इसी में है, ठीक है, हम इसी फेज में है, थर्ड वाले में, मजबूत बनाना, इसकी जो रूट है वह और भी डीप करना, मजबूत करना। सो थर्ड चैलेंज क्या हो गया बच्चों कि यहां पर हमें करने की अभी क्या जरूरत है, हमें स्ट्रेंथिंग की जरूरत है। और स्ट्रेंथिंग किसके लिए, स्ट्रेंथिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जो हमारी संस्थाएं हैं ना, जो हमारी संस्थाएं हैं उन्हें मजबूत बनाना है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संस्थाओं को एम्पावर करना, मजबूत बनाना, ये इसमें आएगा। इसके अलावा अगर हम डेमोक्रेसी की और जो तरीके हैं, डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं, डेमोक्रेसी के जो बनाए हुए नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रैक्टिस में लाना, ठीक है, उनकी जो प्रैक्टिस है वह बनाए रखना। तो यहाँ पर ये 2-3 बातें जो हैं वह आपके चैलेंजेस में आ गई। ठीक है, तो चैलेंज को समझने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने कुछ ऐसे देशों की बात की, सबसे फर्स्ट तो कि जहां पर कि अभी तक लोकतंत्र शुरू ही नहीं हुआ था, तो ऐसे देशों में आपको क्या करना था कि पहले लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करना था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लोकतांत्रिक राजनीति नहीं है तो कोई और फॉर्म था, पहले उस फॉर्म को हटाओ, अगर सैन्य नियंत्रण है तो उसको हटा लो। ठीक है, तब जाके आप जो है वह एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बना पाओगे। और अगर आपको एक लोकतांत्रिक सरकार बनानी है तो पहले कुछ रूल्स बना लो, पहले कुछ जो बुनियादी आधार है वह भी आप तैयार कर लो। ये फर्स्ट बात हो गई। सेकेंड, हम ऐसे देशों की बात करते हैं जो स्थापित तो हो गए हैं लेकिन उनके सामने जो है वह एक्सपेंशन की चुनौती है, विस्तार की चुनौती है। और इसमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि सभी इलाके, सभी समूह और सभी संस्थाएं जो है उसमें शामिल किया जाए, सभी संस्थाओं को इस तरीके से डेमोक्रेटिक बनाया जाए, जो स्थानीय सरकार है उसको भी अधिकार संपन्न बनाया जाए, डेलीगेट किए जाए उसको भी। ठीक है, संघ की सभी जो इकाइयां हैं व्यवहारिक स्तर पर लागू किया जाए, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक है, इन सभी को भी अधिकार दिया जाए। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये काफी पुराने लोकतंत्रों में से एक है।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड की तीसरी जो चुनौती है वह लोकतंत्र को मजबूत करना है, और हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी ना किसी रूप की जो चुनौती है वह बनी हुई है। तो यहाँ पर जो चुनौती है वह मेन क्या है, स्ट्रेंथिंग करना। ठीक है, जो मजबूती है वह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की होना। तो ये जो है आपका चैलेंज हो गया। अब देखो क्या कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए थे। हाँ, 3-4 क्वेश्चन है, चलो आओ इनको सॉल्व करते हैं। आपका चैप्टर खत्म हो गया, फिनिश हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? इनकरेक्ट पूछा है बच्चों, इनकरेक्ट जो है वह क्या होगा? इट डिसीजन मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। फैसले जो है वह अधिक स्वीकार होंगे। तो हमने क्या जाना था कि लोकतंत्र में फैसले कुछ इस तरीके से लिए जाते हैं कि लोगों का एक ट्रस्ट जो है वह डेवलप हो जाता है, अपनी सहमति देने के लिए वह खुश हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात सही, याद रखना इनकरेक्ट फाइंड करना है। सेकंड, इट इंश्योर द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर क्या देखा था हमने कि सुनिश्चित करेगा कि निर्णय लेना, जो निर्णय लिया है वह किसी प्रक्रिया के तहत लिया होगा। डेफिनेटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, जनता के प्रति जवाबदेह होगा, बिल्कुल सही। लेकिन डी क्या कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग अ फेयर चांस टू एवरीवन इन इलेक्शन। लोकतांत्रिक सरकार सभी को चुनाव में उचित अवसर प्रदान करने में सफल रही है। ये जो है इसका एक ड्रॉबैक है बच्चों, ये कर नहीं पाई है ना। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ, अब आ गया ड्रॉबैक डेमोक्रेटिक का, क्या है ड्रॉबैक, क्या इसकी कमियां क्या है, वही ड्रॉबैक्स कहलाते हैं। 4 इसमें कमियां हैं। ठीक है, क्या ड्रॉबैक्स है? दे ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ इट्स पीपल। वे बहुसंख्यक लोगों की मांगों को अक्सर, बहुसंख्यक लिखा है मेजोरिटी, उसको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वे अधिक भ्रष्ट हैं, कम कुशल है, निर्णय लेने में धीमे हैं। क्या होगी इसके जो ड्रॉबैक हैं? क्या ड्रॉबैक होंगे इसके? चलिए देखो बच्चों, जब हम इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, दे आर मोर करप्ट, ऐसा नहीं है कि केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये फीचर है, बाकी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही सारी व्यवस्थाएं जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है कि जैसे कम कुशल है, डेफिनेटली, निर्णय लेने में धीमा है, डेफिनेटली, और समटाइम्स नजरअंदाज जो है, इग्नोर करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तानाशाही में अधिक आर्थिक विकास जो दर है थोड़ी सी ज्यादा होती है। लोकतंत्र असमानताओं को कम करने में बहुत सहायक है। डेमोक्रेसी इज वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। अगर यही सफल रहा होता तो क्या बात थी, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट सही है, सेकंड जो है वह रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, करेक्ट पूछा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि जो भी वर्ल्ड में अभी तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही है, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है, वहां पर इनइक्वालिटीज जो है वह प्रॉपर अभी भी बनी हुई है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज अ नेसेसरी जो है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स जो है वे लिखे हुए हैं, आपको बताना है किसका आखिर मतलब जो है वह क्या है। वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। महिलाओं को वास्तव में हमेशा सम्मान का व्यवहार चाहिए होता है। इट्स नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट। अब महिलाओं के लिए कानूनी रूप से अधिकारों का संघर्ष जो है वह आसान हो गया। ज्यादा सही क्या है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट है वुमेन का, इसका मतलब क्या है आखिर? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि अब जो है महिलाएं अपने लिए आसानी से जो राइट है वह मांग सकती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रेजिम्स व्हिच टॉप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कहां पर सबसे ज्यादा हाई रही, डेमोक्रेटिक में, डिक्टेटर में, या फिर पुअर कंट्रीज में? कहां पर? तो हमने देखा था कि जो डिक्टेटरशिप है, ऐसी कंट्रीज है जहां पर किसी तरह की तानाशाही व्यवस्था है, वहां पर रेट जो है वह हायर देखी गई। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। सो इस तरह से देखो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये चारों कवर हो गए, और आपका 6 और 7 का जो रिवीजन क्लास है वह हो चुका है। एक ही रिवीजन क्लास है, पढ़ा हुआ है, जिस बच्चे को देखना है देख सकता है। इसके अलावा कल हम बात करने वाले हैं सामाजिक और जो आपका राजनीतिक जीवन था ना, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, क्लास 8। क्लास जो 8 का आपका पॉलिटी का रिवीजन है, ये कल होगा 12 बजे, कल 12 PM पर लाइव होगा।
तो आप सभी के जो कमेंट्स हैं आप सभी के, ठीक है, वो सारी चीजें हम जरूर देखेंगे, बात करेंगे उन विषयों पे। और फिर परसों जो है आपको क्लास 8 का जो रिवीजन 9 का जो रिवीजन है वह मिलेगा, क्लास 9 का नेक्स्ट डे मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि इसका जो रिवीजन है पहले हम कर लें, आपका जो टेस्ट है वह साथ साथ में होता जाए। तो 6, 8, 9 एंड 10 इन सब के रिवीजन के बाद फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा तभी हम 11th पर जाएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं बच्चों 12 बजे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी को जो क्लासेस है वह अच्छी लगी होंगी। कमेंट कीजिए अगर आपके कोई सुझाव है तो, एंड आप सभी के जो कमेंट्स है वह हमारी टीम कंसीडर करती है, हम उसमें समय समय पर सुधार भी करते रहते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।